नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग सीखेंगे 1857 का विद्रोह के बारे में, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। 1857 का एक्चुअली विद्रोह बहुत फेमस टॉपिक है। इसको निम्नलिखित हम लोग पॉइंट में करके सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग कारण जानेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, इसका होने का कारण क्या था। एक्चुअली जब हो गया ये 1857 का विद्रोह तो इसका स्वरूप क्या था, किस रूप में ये किस रूप में और किस ढांचे में 1857 का विद्रोह हुआ था, और फाइनली इसका असफलता के कारण और इसका परिणाम क्या रहा, और परिणाम स्वरूप क्या सुधार देखने को मिला, और बिहार में कैसे इसका प्रसार हुआ, और फाइनली इसका निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह अस्थायी यश का नोट्स है, उसी के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति है, उसके क्या कारण थे, तो इसमें एक पॉइंट है सामाजिक सहभागिता। तो सामाजिक सहभागिता के आधार पर इसको 3 भागों में बांट के देखा जाएगा। पहला श्रमिक, दूसरा किसान और तीसरा सैनिक। चूँकि सामाजिक सहभागिता हुआ था जिसकी वजह से ये विद्रोह हुई थी, तो उसमें श्रमिक का क्या योगदान रहा, किसान का क्या योगदान रहा, सैनिक का क्या योगदान रहा, 3 भागों में बांट करके हम लोग इसको सीखेंगे। तो श्रमिक में ब्रिटिश का जो औद्योगिक नीति था, इसकी वजह से उनका शोषण होने लगा और उन लोगों ने फाइनली जाकर के विद्रोह करना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, श्रमिकों में असंतोष आया और असंतोष का ही कारण बना 1857 की क्रांति। दूसरा किसान, तो किसानों के लिए भू राजस्व नीतियों में फेरबदल किया गया और राजस्व दर को बढ़ाया गया। इसकी वजह से किसानों में असंतोष आई और इन्होंने भी विद्रोह किया। तीसरा है सैनिक। तो सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया, तो चूंकि प्रशासनिक संगठन में नस्लीय भेदभाव का शिकार हो रहे थे सैनिक, इसलिए भी असंतोष उनके में बहुत लंबे समय से बैठ गई थी, घर कर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ भी विद्रोह हुआ। क्योंकि प्रशासन में चूंकि सैनिक है जो है उसमें इक्वालिटी नहीं था, गोरे अंग्रेजों को प्रेफरेंस दे जाते थे, जबकि जो इंडियन के मूल निवासी थे भारत के उनको नहीं दे जाते थे। इसलिए सैनिकों ने भी, उनके अंदर भी असंतोष आ चुका था। तत्कालिक कारण अलग होता है, तत्कालिक कारण तो वो है ही मंगल पांडे वाला केस, लेकिन एक होता है कि लंबे समय से वो चीज़ें लोगों के अंदर असंतोष आ रही है, लेकिन एक होता है कि बस माचिस फूका और फिर फाइनली वो आंदोलन ले लिया। तो ये जो पूरा इसका जो रूपरेखा तैयार हुआ ना, ये लंबे समय से था, इतने सारे 3 भाग में। देखिए, श्रमिक का जो ब्रिटिश औद्योगिक नीति थी उसकी वजह से किसान भी नाराज हो गए, क्योंकि उनको राजस्व दर बढ़ाया गया, उनका भूमि पर से अधिकार। जमींदार भी नाराज हो गए क्योंकि उनके जमींदारों की भूमि छीनी जाने लगी, तो वो भी नाराज हो गए थे। बाद में तो रजवाड़े भी नाराज हो गए थे, उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। फिर 4 पॉइंट क्या था कि जो परंपरागत जमींदार थे, श्रमिक, किसान और सैनिक तो नाराज थे ही, इसके अलावा जो परंपरागत जमींदार थे उनके लिए भी सूर्यास्त कानून आया, जिसकी वजह से इनकी भी जमींदारी प्रथा जाने लगी, तो ये भी उनके अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 5th है देसी रियासत। तो देसी रियासत का भी असंतोष बढ़ा, क्योंकि उनकी भी समाजवादी नीति जो है, व्यापकगत नीति और हड़प नीति के कारण। हड़प नीति आप सभी लोग को पता ही है, लॉर्ड डलहौजी का था राज्य हड़प नीति, कि आपके वंश नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्य उनकी हड़प ले चाहते थे। व्यापकगत नीति और समाजवादी नीति इत्यादि के कारण क्या हुआ, देसी रियासतों में भी असंतोष बढ़ते गया। 6 था रूढ़िवादी वर्ग। रूढ़िवादी वर्ग जो कि प्रगतिशील सक्रियता की नीति से असंतुष्ट थी इनकी, क्योंकि रूढ़िवादी जो वर्ग होती है ना, वो अपने समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करती है। और चूंकि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरह से परिवर्तन करने का कोशिश किया, इस वजह से, क्योंकि 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को, जो चार्टर एक्ट आए थे 1813 की, उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति मिल गई थी, जिसकी वजह से वो अपना धर्म प्रचार भी करने लगे थे। तो रूढ़िवादी वर्ग लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, उनको लगता था, और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलने लगा था, तो उन लोगों को मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा तो हमारी संस्कृति और धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो भी उनके विरुद्ध हो गए थे। और तत्कालिक कारण आप सभी लोग को पता है कि एनफील्ड राइफल का जो घटना हुआ था,
तो चलिए इन सभी पॉइंट को पहले हम लोग को ये जो रूपरेखा है ना इसको अच्छे से समझ लेना है, किन किन कैटेगरी में बांट लेना, उसको फिर कुछ कुछ लाइन उसमें लिख देंगे हम लोग, हो जाएगा। तो 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन यह फाइनली जाकर के एक व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया था, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को पहली बार सशक्त राजनीतिक सैनिक नेतृत्व प्रदान किया गया था। मतलब अब जितने 200 सालों से ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तब से लेकर के रॉबर्ट क्लाइव के समय से लेकर के 1857 तक इनको कोई वैसा राजनीतिक सैनिक विद्रोह देखने को नहीं मिला था, और पहली बार इनको ब्रिटिश कंपनी को सशक्त राजनीतिक सैनिक नेतृत्व दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्तर भारत व मध्य भारत में अशांति हो गया। ठीक है, परिणामतः क्या हुआ कि उत्तर भारत और मध्य भारत में अशांति छा गया। कंपनी की अमानवीय शोषण नीति के कारण भारत की कई सामाजिक वर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, जिसने असंतोष को जन्म दिया और अंततः वो क्रांति में परिवर्तित हुआ था। उपनिवेशवाद नीति के अंतर्गत कंपनी ने भारत को कच्चे माल और ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं का मंडी बना दिया था। चूंकि कंपनी व्यापारी हैं, तो वो अपना मुनाफा के लिए उन्होंने क्या किया था कि भारत से कच्चे माल लेते थे और अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करके या ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को यहाँ पे व्यापार करते थे, बेचते थे और एक तरह से हब बना देते, मंडी बना देते, और भारतीय हस्तशिल्प या भारतीय उत्पादों को वो नहीं परचेज करते थे, या फिर उनके कंपेरिजन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। धीरे धीरे का मार्केट डाउन हो गया, तो कुल मिला के ब्रिटिश उत्पादित का वस्तुओं का भारत को मंडी बना दिया, और यहाँ से कच्चे माल का भी वो लगे निर्यात करने, जिससे क्या हुआ कि भारत का विऔद्योगिकीकरण हो गया। विऔद्योगिकीकरण हो गया क्योंकि यहाँ पे सस्ते दाम पे कच्चे माल लेते थे और प्रोडक्ट बना करके यहाँ पे बेचते थे, तो जिससे यहाँ के जो छोटे मोटे कारीगर थे या छोटे मोटे उद्योग थे उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे, जिससे की वजह से भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। ठीक, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, और उसमें संलग्न जो भी श्रमिक थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो चूंकि विऔद्योगिकरण से श्रमिक बेरोजगार हो गए, तो उनके प्रति क्या हुआ कि ब्रिटिश के प्रति, कंपनी के प्रति उनके मन में असंतोष जागा। भारत के अधिकतम शोषण के लिए कंपनी ने नवीन भू राजस्व प्रणाली को विकसित किया, और इतने में ही उन लोगों का मन नहीं भरा ना कंपनी वालों को, तो उन्होंने और क्या किया कि अधिकतम शोषण के लिए कि और अधिक से अधिक शोषण हो सके, उन्होंने नवीन भू राजस्व प्रणाली को विकसित किया, ताकि वो चाहते थे कि कच्चे माल तो हम प्राप्त कर ही रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन मालों पे हम जो भूमि में उत्पादित हो रही हैं वस्तुएं किसान कर रहे हैं, उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका भू राजस्व के रूप में ग्रहण करें, जिससे क्या हुआ कि जो अधिकतम लाभ अर्जित होता था उनका उद्देश्य था। यहीं से भारत के किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया, जिससे कृषि पर भी दबाव बढ़ जाता है। तो चूंकि भू राजस्व बढ़ाने से और नई भू राजस्व नीति आने से कृषक लोगों पर भी दबाव और बोझ बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी उनसे रुष्ट हो गए या फिर असंतोष उनके अंदर भी जागा। कंपनी ने भारत में राजनीतिक विस्तार के लिए सैनिक संगठन का निर्माण किया, और कंपनी ने इन सभी जो असंतोष पनप रहा था, ऐसा नहीं था कि कंपनी को पता नहीं थी, ये सारी चीज़ों से वो भी अवगत था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपना राजनीतिक विस्तार के लिए सैनिक संगठन का भी निर्माण करने लगे, और इस प्रशासनिक संगठन में नस्लीय भेदभाव और इसके अतिरिक्त धार्मिक भेदभाव भी किया जाता था। और चूंकि उन लोगों ने अपना जब सैनिक संगठन बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें सेना के साथ उन्होंने नस्ल के आधार पे, गोरे काले के आधार पे तो भेदभाव करते ही थे, इसके अलावा उन लोगों ने धार्मिक आधार पर भी भेदभाव करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सैनिकों में भी असंतोष होना स्वाभाविक था। ब्रिटिश प्रशासन के पहले भारत में जमींदारी प्रथा कायम थी, जिससे जमींदार और रैयतों के साथ संरक्षित सिद्धांत का पालन किया जाता था। ये देखिए, ये वाला कीवर्ड है संरक्षित सिद्धांत, अर्थात संरक्षक और संरक्षित सिद्धांत कहने का अर्थ ये है कि राजा और राजा के द्वारा जो जमींदार थे, उन दोनों एक दूसरे को संरक्षण प्रदान करते थे, बाकी अगर कोई विद्रोह करे तो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जमींदार और रैयत के साथ, रैयत किसान को कहा जाता है, जमींदार और रैयत के साथ संरक्षित जो सिद्धांत था उसको
मतलब अंग्रेजों से पहले पालन किया जाता था, इन लोगों ने उसको भी खत्म कर दिया। औपनिवेशिक प्रशासन इसे तोड़ने के लिए सूर्यास्त कानून लाया। ठीक, सूर्यास्त कानून। इनके पहले क्या था, संरक्षक संरक्षित सिद्धांत था, रैयत और जमींदार के बीच, किसान और जमींदार के बीच, परंतु इन लोगों ने इसे तोड़ने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए सूर्यास्त कानून लाया, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि बाजारू रिश्ते पर आधारित जमींदार वर्ग पैदा हो गए। कहने का अर्थ ये है कि जो पुश्तैनी था जमींदारी व्यवस्था, उसकी बजाय अब इन लोगों ने एक जमींदार वर्ग बना दिया बाजार के आधार पे, जैसे कि जो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, मुनाफा देगा या पैसे देगा, वो जमींदार रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर वहाँ से हटिए, कोई और आएगा। ठीक, तो इन लोगों ने इस तरीके से जमींदारी वर्ग बना दिया, जो कि इसके पहले पुश्तैनी चली आ रही थी। अतः जो परंपरागत जमींदार थे उनमें असंतोष की, क्योंकि उनकी शक्तियां और अधिकार छीनेंगे तो उसमें असंतोष तो आएगा ही। अंग्रेजी कंपनी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए साम्राज्यवादी नीति का भी पालन किया, और इसके अलावा उन लोगों ने सोचा कि अपनी कंपनी का और ज़्यादा विस्तार किया जाए। उसके लिए उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाया कि अपनी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा रजवाड़ों या क्षेत्रों में विस्तार किया जाए। तो विस्तार करने के लिए कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए, राजनीतिक विस्तार को ही मद्देनजर रखते हुए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत, सबको पता है व्यापकगत सिद्धांत जो है, तो लैब्स ऑफ स्टेट है ना, ऐसे कुछ है, तो व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से इसे और व्यापक उन्होंने बना दिया लॉर्ड डलहौजी ने, और ऐसे अनेक राज्यों को हड़प लिया। व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था, जो उनके मित्र थे उनको भी। अतः वहाँ के प्रशासक और जनता दोनों में असंतोष होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश और को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील सक्रियता की नीति को अपनाया। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने, मतलब लॉर्ड डलहौजी का तो व्यापक सिद्धांत था, इनको और विस्तार चाहिए था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश औद्योगिक नीति को भी बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील सक्रियता की नीति अपनाई, जिससे भारतीय रूढ़िवादी वर्ग ने क्या किया, भारत की संस्कृति परिवर्तन के रूप में देखा। तो चूंकि उन लोगों ने 1813 के चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दिए थे भारत में आने के लिए, तो चूंकि अनुमति मिलने से क्या हुआ कि इनके धार्मिक वर्ग में भी हस्तक्षेप होने लगा। इसके अलावा मैकाले का जो था अंग्रेजी शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, उसकी वजह से भी क्या हुआ, रूढ़िवादी वर्ग इनसे खिन्न हो गए थे, जिस कारण उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। सभी वर्ग, लगभग जमींदार रुष्ट हैं, श्रमिक रुष्ट हैं, किसान, आपके जो राजा रजवाड़े हैं वो भी, मतलब लगभग जो है ना सारे रूढ़िवादी वर्ग भी। बस कुछ लोग थे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे कि पढ़े लिखे जो समाज में होते हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग थोड़ा नहीं थे, ये खिन्न नहीं थे, क्योंकि इनके विरुद्ध ऐसा कुछ किया नहीं गया था। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये कर्मचारी वर्ग के लोग थे। तो कर्मचारी वर्ग लोगों को कोई ऐसा नहीं प्लान था सताने का, इसलिए ये लोग उस टाइम तक अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, इनके अंदर असंतोष नहीं था। पूछता भी है ये क्वेश्चन कि कौन लोग थे जो कि बुद्धिजीवी वर्ग में। चर्बी वाले कारतूस के कारण यह विद्रोह समय से पूर्व ही विस्फोट कर गया, और चूंकि ये सारे संतोष तो धीरे धीरे फूटता कभी न कभी, लेकिन इसमें ना आग में घी डालने का कार्य कौन किया, तो चर्बी वाला कारतूस का। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि लोगों को पता चला, सैनिकों को, कि गाय के मांस से इनके कारतूस बनाए गए हैं राइफल में। ठीक, तो समय से पहले ही ये जो है, जो लोगों के अंदर असंतोष थे वो फूट गए। तो 1857 की क्रांति का स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कारण तो हम लोग जान लिया कि एक्चुअली हुआ क्यों, मतलब कारण हम लोग जान रहे थे ना कि क्यों एक्चुअली लोगों के अंदर क्यों विद्रोह इतना हुआ। तो सभी वर्गों के साथ इन लोगों ने जाति की, जिस वजह से धीरे धीरे वो असंतोष जन्मा और क्रांति का रूप ले लिया। तो अब चूंकि क्रांति का रूप ले लिया, तो 1857 के क्रांति का स्वरूप क्या था, मतलब किस प्रकार से वो चला, किन किन स्टेजों में चला। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5-6। तो सबसे पहला है साम्राज्यवादी, दूसरा वामपंथी, तीसरा दक्षिणापंथी, चौथा कैम्ब्रिज, और 5वां उपनिवेशवादी। ठीक, तो साम्राज्यवादी में क्या आया, तो साम्राज्यवादी में सैनिक विद्रोह किए, सैनिक ने विद्रोह किया। धार्मिक षड्यंत्र हुआ, क्योंकि धर्म का भी खतरा था। तो चूंकि चर्बी वाला
टूस का मैटर भी तो धार्मिक ही था, भले ही वो सैनिक विद्रोह था क्योंकि सैनिकों ने किया था, लेकिन वो जुड़ा हुआ था धर्म से। ठीक, तो साम्राज्यवादी में सैनिक विद्रोह है, उसके साथ ही धार्मिक षड्यंत्र था और सभ्यता एवं बर्बरता का भी मुद्दा था, क्योंकि अंग्रेज अपने को सभ्य मानते थे और यहाँ के लोगों को असभ्य या बर्बर मानते थे। तो वो कहते थे कि हमारा अधिकार है कि बर्बर लोगों को सभ्य बनाना। तो ये और बहुत सारे सामाजिक सुधार भी उस टाइम हुए थे ना, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने बहुत सारा ये सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी चीजें आई थी, नियम कानून बने थे उस टाइम। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा ना, यहाँ के रूढ़िवादी लोगों को, कि हमारे समाज के साथ ही इन लोगों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, हमारा समाज को परिवर्तित कर रहे हैं। तो सभ्यता एवं बर्बरता का भी मुद्दा था, धार्मिक षड्यंत्र था और सैनिक विद्रोह भी था। ठीक, सेकंड है वामपंथी। तो वामपंथी लोग किस लिए विद्रोह किए थे? इन लोगों ने आंशिक स्वतंत्रता संघर्ष इन्होंने किया और वर्ग संघर्ष भी हुआ, बाह्य और आंतरिक। ठीक, तो वर्ग संघर्ष भी, मतलब वामपंथी इन द सेंस कि ये होता ही है ना, वर्ग संघर्ष की मेरा अधिकार हो, इस टाइप का कुछ। तीसरा है दक्षिणापंथी। तो इन्होंने दक्षिणापंथी लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था। ठीक, दक्षिणापंथी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिए। वामपंथी भी स्वतंत्रता संघर्ष चाहते हैं, लेकिन ये अपनी मतलब की विचारधारा या फिर अपना शासन चाहते थे, लेकिन दक्षिणापंथी सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, 4 है कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज के द्वारा समानती उभार के रूप में हुआ, तो इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। 5वां है उपशनवादी या स्वतः स्फूर्त। जो कुछ लोग होते हैं जो स्वेच्छा से अपना खुद मोटिवेट होकर के वो चाहते हैं कि हाँ हम स्वतंत्र हों। ठीक, तो इन 5 स्टेपों में हुआ था, इनका स्वरूप था क्रांति का। तो सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर इसे सिपाही विद्रोह प्रमाणित करने की कोशिश की थी। साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे उन लोगों ने जानबूझकर कहा कि 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह है, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें सभी वर्गों के लोग पार्टी, हाँ वो अलग बात है कि सिपाहियों ने शुरुआत किया था विद्रोह, परंतु वो बहुत सारे वर्गों का इसमें विद्रोह हुआ था। उनका कहना है कि प्रशासनिक संगठन में विभेद होने के कारण सैनिक असंतोष का जन्म हुआ था, जिसमें विद्रोह का स्वरूप ले लिया। यदि इन सतही त्रुटियों को सुधार लिया जाए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। और साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे उनका मानना था कि अगर छोटी मोटी जो त्रुटियां थी सैनिकों के बीच में, अगर उनको सुधार लिया गया होता, जैसे भेदभाव, तो शायद ये विद्रोह नहीं होता, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। और इन्होंने ये भी कहा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम धार्मिक षड्यंत्र भी कहा, तो कुछ इतिहासकारों ने इसे बर्बरता सभ्यता के बीच का युद्ध का भी नाम दे दिया। ठीक है, और इसलिए इन लोगों ने इसलिए भी कहा कि ये ईसाइयों और हिंदू मुस्लिम के धार्मिक षड्यंत्र था, क्योंकि जो कि चर्बी वाला कारतूस वाला मैटर था, तो वो हिंदू धर्म के लिए अपवित्र है, जबकि ईसाइयों के लिए ऐसा कुछ, उनके लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक, तो जो इस वजह से ही विद्रोह हुआ था। तो ये एक तरह से हो गया कि धर्म को लेकर के विद्रोह हुआ, भले ही वो धर्म को लेकर के विद्रोह या आम जनता न करके सिपाहियों ने किया था। इसलिए कुछ लोगों ने इसे ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम धार्मिक षड्यंत्र भी कहा, और कुछ इतिहासकारों ने बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध का नाम दे करके इसी आकलन को कम करने का भी प्रयास किया। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, क्योंकि यहाँ के लोग बर्बर हैं, भारतीय के लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, और इनको सभ्य बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और इसलिए दोनों लोगों में क्या हुआ कि कोई भी रूढ़िवादी जो लोग हैं ना वो बदलना नहीं चाहते हैं ना, तो इसलिए इन लोगों दोनों में युद्ध हुआ। क्योंकि उसी समय नव जागरण पुनर्जागरण चला था भारत में, जिसकी वजह से धार्मिक सुधार भी हो रहे थे बहुत सारे। तो इसके आकलन को कम करने का आंकने का प्रयास किया। ठीक, ताकि विश्व भर के उपनिवेश में भारतीय विद्रोह का संदेश न जा सके और सभ्य योग्य समाज में यह संदेश न जा सके कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद कमजोर पड़ रहा है या पड़ गया है। तो कुछ लोग ये भी चाहते थे कि इसको छोटा मोटा रूप दे दिया जाए, जैसे कि बर्बरता सभ्यता, ऐसा बोला जाएगा कि इन लोगों को सभ्य बनाया जा रहा था और ये लोग फिर भी विद्रोह किए। तो इससे क्या होगा ना कि ब्रिटिश का और उपनिवेशवाद जो है वहाँ पे ऐसा संदेश नहीं जाएगा कि ये लोग अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन लोगों भी विद्रोह करना शुरू कर देंगे। तो इसको दबाने का प्रयास किया गया। एक्चुअली में ये तो अपना मतलब इसलिए ही असफल भी रहा था, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे असफल क्यों हुआ था,
क्योंकि यहाँ पे लोग अपने अपने हित की वजह से युद्ध किए थे, ना कि एक तरह से आज़ादी के लिए। हम सब जानते हैं कि इस विद्रोह सैनिकों से ज़्यादा गैर सैनिकों का योगदान है, और हम सभी लोगों को पता है कि इस विद्रोह में 1857 में सैनिकों ने शुरुआत किया, परंतु गैर सैनिकों का ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा था। आदिवासियों का बहुत लंबा संघर्ष रहा था, सबसे ज़्यादा तो आदिवासियों के संघर्ष है। मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे, उन लोगों ने इसे आंशिक स्वतंत्रता संग्राम भी प्रमाणित करने का प्रयास किया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी इस विचारों को प्रकट किया था। मार्क्स इन विद्रोहों के ऊपर एक अन्य दृष्टिकोण भी रखता था, जिसमें वह वर्ग संघर्ष को देखते थे। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो वर्ग संघर्ष के रूप में देखते थे। वर्ग संघर्ष इन द सेंस कि एक शोषक वर्ग और एक शासक, कार्ल मार्क्स के अनुसार दो ही वर्ग थे ना, एक शोषक वर्ग और एक शासक वर्ग, अर्थात जो सत्ता में है और एक जो जिनका शोषण हो रहा है, तो इन दोनों में वर्गों में संघर्ष होगी। तो कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी जो थे वो इस एंगल से इसको देखते थे। सबके अपने अपने नजरिया हैं। वह कहता है कि यहाँ पर दो प्रकार का वर्ग संघर्ष है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य संघर्ष कंपनी है और विद्रोह में भाग लेने वाले सामाजिक वर्गों के बीच है। तो बाह्य संघर्ष अर्थात कंपनी और विद्रोह में जो भाग लेने वाले सामाजिक वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है। इसमें आंशिक सत्यता तो है, लेकिन जमींदार, देशी रियासत के राजा, सैनिक और किसान के संदर्भ में आर्थिक शोषण की अवधारणा गलत है। तो चूंकि ये बात तो सही है कि जो शोषक वर्ग थे और शासक वर्ग थे, या बाह्य जो कंपनी थे और जो युद्ध करना चाह रहे थे, इन दोनों के बीच संघर्ष था। परंतु अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो चूंकि इसमें आर्थिक संघर्ष तो नहीं था, क्योंकि इसमें जमींदार भी सम्मिलित थे और राजा भी और सैनिक और किसान भी सम्मिलित थे। तो इनको तो ऐसा नहीं है कि देशी जो रियासत के राजा हैं उनको पैसे की तंगी है, या फिर जमींदार को इकोनॉमिकली आर्थिक उनका शोषण हो रहा है। तो ऐसा नहीं था कि आर्थिक शोषण नहीं हो रहा था, बल्कि ये लोग अपना रियासत के लिए अपना हक अधिकार, अपना राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि बल्कि आर्थिक शोषण की वजह से। इसलिए भी कार्ल मार्क्स की अवधारणा गलत होती है। आंतरिक संघर्ष में वह कहता है कि सामंत वर्ग के खिलाफ किसान और सैनिक के बीच गठबंधन था। और बाह्य संघर्ष तो हम लोग देख लिया। आंतरिक संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामंत वर्ग के खिलाफ किसान और सैनिक के बीच में गठबंधन था, और इसमें 1857 के सामाजिक गठबंधन का विरोधाभास है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामंतों, किसानों तथा सैनिकों के बीच प्रजातांत्रिक गठबंधन था, ना कि उनके खिलाफ था। ठीक, तो ये भी देखने को मिलता है 1857 क्रांति में कि जो सामंत थे अर्थात जो जमींदार थे और जो किसान थे, सैनिक थे, वो साथ में मिल करके एक तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से अंग्रेजों से लड़े थे। जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार आंतरिक संघर्ष में क्या था कि सामंत वर्ग हो गया, जो जमींदार हैं, पूंजीपति हैं, और फिर उनके खिलाफ किसान और सैनिक मिल करके अपना युद्ध कर रहे हैं आपस में ही। पर ऐसा तो नहीं था। उसके एग्जाम्पल तो बिहार में ही देखने को मिल जाता है। तो फिर ये सब साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए ये भी कहना गलत हो जाता है। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम प्रमाणित करने का प्रयास किया था, लेकिन हम जानते हैं कि यह सांस्कृतिक राष्ट्र लेखन है, जिसमें तथ्यों एवं आंकड़ों की अवहेलना की जाती है। सही बात है, क्योंकि इसको स्वतंत्रता संग्राम भले ही भारतीय इतिहासकारों ने प्रमाणित करने का कोशिश किया था, लेकिन हम लोग को, सभी लोग को पता है कि यह सांस्कृतिक राष्ट्र लेखन है, क्योंकि भारत को सर्वोच्च दिखाना है, जिसमें तथ्य और आंकड़ों की अवहेलना की जा रही है। अतः इनका उद्देश्य है इतिहास लेखन नहीं था, अपितु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद को विकसित करना था। तो चूंकि जो लोग इतिहासकार थे उन लोगों ने इसको स्वतंत्रता संग्राम दिखाने का मोटो भी था, पर्पस था। उनको लगता था कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो लोगों के अंदर क्या होगी कि राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों से लड़ेंगे और फाइनली उनके शोषण से भारत को आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए भी उन लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम दिखाने का प्रयास किया था। बल्कि इतिहासकार का कार्य क्या होती है कि सच्चाई को तथ्यों और सबूतों के जरिए बस उसको पिरो देना होता है। पर ठीक है, उन लोगों ने भी अपने मकसद के हिसाब से ही किया था। तो हम लोगों को निष्पक्ष रहना है, हमेशा राइटिंग करते समय निष्पक्ष रहना है, ना ही फेवर करना है ना ही अपोज करना है। ठीक है, एकदम निष्पक्ष, जैसा कि हम बीच बीच का रास्ता अपनाना है बस। जैसा कि हम जानते हैं इस विद्रोह का क्षेत्र अधूरा था,
हम सभी लोगों को पता है कि इस विद्रोह का क्षेत्र अधूरा था, नेतृत्व का भी अभाव था, एकीकृत तथा प्रगतिशील कार्यक्रम का भी अभाव था। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास ना ही तो कोई नेतृत्व था, एकीकृत या प्रगतिशील कार्यक्रम भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई योजना बना करके ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इतने सारे पॉइंट है। नेतृत्व का अभाव था, एक योजना के अभाव थी, प्रगतिशील कार्यक्रम का अभाव था, और इन लोगों का सबका अपना क्षेत्रीय था, उसमें बहुत सारे वर्ग पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे, कुछ अंग्रेजों के सपोर्ट में भी थे। तो ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं हो सकता है। अब आई बात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कैसे योगदान दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय परंपरागत रूप से यह तर्क देता है कि इस विद्रोह में नेतृत्व क्षेत्रीय शक्तियों के हाथों में था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय परंपरागत रूप से यह तर्क देता है कि यह जो विद्रोह हुआ है वह क्षेत्रीय शक्तियों के हाथ में था, ना कि कोई केंद्रीय शक्ति के हाथ में। ठीक, जिससे क्या हुआ कि इस विद्रोह का स्वरूप अभिजात्य हो गया था, क्योंकि इसमें गरीब एवं भूमिहीन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी। जो गरीब लोग थे, जो भूमिहीन थे, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। और जमींदारों का तो भी जमींदारी जा रही थी, लेकिन भूमिहीन के पास क्या जा रहा था, वो मजदूरी आपका भी करेंगे, उन लोगों का भी करेंगे। तो भूमिहीन जो वर्ग थे और जो गरीब लोग थे, उन लोगों ने इससे साइड अपने को किया हुआ था, उनको इसे लेना देना नहीं था। इस कारण से इस विद्रोह को सामंती हितों से जोड़ने का प्रयास किया गया, और इसलिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि इसे सामंती हित से इसको जोड़ने का कार्य किया, कि ये सामंतों ने अपने अपने हित के लिए यह युद्ध किया था, ना कि इसमें गरीब और भूमिहीन लोग सम्मिलित थे। लेकिन सिर्फ नेतृत्व के आधार पर इसमें सामंतवादी उभार को नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो थे उस टाइम उन लोगों ने इसे सामंतवादी इसे करार दे दिया, अपना तर्क दे दिया, परंतु इसको सिर्फ और सिर्फ सामंतवादी उधार नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता है? क्योंकि इसे सैनिकों और किसानों की सहभागिता के आधार पर ही लड़ा गया था। तो ठीक है, कुछ गरीब और कुछ भूमिहीन लोग नहीं थे इसमें सपोर्ट किए, पर किसान तो थे, सैनिक तो थे, तो इसलिए ये बात भी पूर्णतः तथ्यहीन हो जाती है। अब है उपासनवादी। उपासनवादी इतिहासकार जो थे, उन लोगों क्या कहते थे, उनका क्या मानना था? तो उन लोगों का मानना था कि यह स्वस्फूर्त विद्रोह था। ऐसे होता ना कि रैंडम विद्रोह, बिना प्लानिंग का, बिना योजना का, कुछ हुआ भी नहीं, बस ऐसे ही हो रहा है क्योंकि उनके अंदर असंतोष पनपा हुआ है। तो उपासनवादी इतिहासकारों को उपनिवेशवादी होना चाहिए यहाँ पे। तो उनका मानना था कि यह स्वतः स्फूर्त विद्रोह था, क्योंकि इसमें नेतृत्व जो है वो विद्रोह के मध्य में दिख रहा है। क्योंकि इसमें जो नेतृत्व हो रहा है ना वो विद्रोह के बीच में दिख रहा है। लेकिन आधुनिक तथ्यों का जब विश्लेषण किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विद्रोह का संगठनात्मक रूप था, जो कमल व रोटी वाली घटना से स्पष्ट होती है। कमल वाला रोटी वाला जो घटना होती है ना, इसके वजह से स्पष्ट होता है कि इसका कुछ केंद्रीय संगठन भी था। ठीक है, लेकिन तत्कालिक कारण के यह विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया, इसलिए इस विद्रोह का नेतृत्व मध्य से प्रारंभ होता है। तो चूंकि यह विद्रोह शुरू नहीं होना था उस टाइम पर, तत्कालिक कारणों की वजह से, मतलब होता है ना कि अचानक से गुस्सा फूट जाना, जिसकी वजह से पहले ही स्टार्ट हो गया था, और इसलिए इसमें नेतृत्व उतना देखने को नहीं मिला स्टार्टिंग में। लेकिन हाँ, बीच में जब युद्ध बीच में पहुंचा, कुछ 1-2 साल, मतलब कि कुछ समय के बाद, 5-6 महीने के बाद, तो वो इसका फिर नेतृत्व भी देखने को मिला था। अब प्रश्न उठता यह है कि इसे किस हद तक सैनिक विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम माना जाए, क्योंकि ना तो ये सैनिक विद्रोह था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एक्चुअली ये था क्या? ये तो सवाल उठता है ना, मतलब सब इसमें मिक्सअप था। तो कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह तो कुछ इसे स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इन दोनों के बीच में है। सही बात, इन दोनों के बीच में, ना ही पूर्णतः सैनिक था, ना ही पूर्णतः स्वतंत्रता था, क्योंकि इसमें सैनिकों के अतिरिक्त गैर सैनिक वर्गों ने भी भाग लिया था। वहीं अपने उद्देश्य में यह पंचमुखी था। पंचमुखी अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों में यह लड़ा गया था। अतः हम कह सकते हैं कि यह न तो सैनिक विद्रोह था और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में यह भारत के राष्ट्रवाद की चेतना का बृहद रूप है, जिस कारण कंपनी के खिलाफ भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने सहभागिता करके विद्रोह किया था।
ठीक है, सही है कि भारत के राष्ट्रवाद के चेतना का यह एक बृहद रूप था। क्यों था? क्योंकि धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़े थे। जब असंतोष बढ़ता है तो वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जन्म लेता है, और राष्ट्रवाद जब जन्म लेगा तो फिर विद्रोह तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से वो भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने इसमें सहभागिता करके विद्रोह किया था। अब इसकी असफलता के कारण क्या सफल क्यों हुआ? तो चूंकि इसमें नेतृत्व अस्पष्ट नहीं था। सेकेंड है कि नेतृत्वकर्ता में विरोधाभास था, मतलब जो लोग नेतृत्व कर रहे थे अपने अपना क्षेत्रीय आधार पर कर रहे थे, उन लोगों में यूनिटी नहीं थी। उद्देश्यों में एकात्मकता की कमी थी। इन लोगों को ये नहीं पता था कि हम ये क्रांति कर रहे हैं तो इसके बाद हम कैसे शासन हमें चाहिए। अगर इनको बस ये इतना पता था कि हमें अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए आपको? स्वतंत्रता चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, राजतंत्र चाहिए, क्या चाहिए? इनके पास ये चीजें नहीं थी, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। 4 पॉइंट है कि मध्यम वर्ग अंग्रेजों के संपर्क में रहना चाहते थे, और जो बीच के वर्ग थे, मध्यम वर्ग जो कि बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं, वो अंग्रेजों के संपर्क में रहना चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे खासे पोस्ट पे थे, तो वो उनके संपर्क में रहना चाहते थे। 5 है कि अंग्रेजों के पास कुछ उत्कृष्ट एवं प्रशिक्षित सेनापति भी थे, और जिन लोगों ने बहुत ही आसानी से इसको कुचल दिया था, इस विद्रोह को, इसलिए भी असफल हुआ था। और 6 पॉइंट है कि आधुनिक संसाधन एवं साधन की भी कमी थी भारतीयों के पास, जिसकी वजह से इनके पास एक तो पुराने हथियार थे, ये अपना तीर धनुष पे तलवार पे वार करे, बंदूक नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है, ना आधुनिक साधन है, ना ही इनका मतलब प्रशिक्षित सेना था। इसमें और भी पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इनके पास प्रशिक्षित सेना नहीं थी, यूनिटी तो ठीक है नहीं था, फिर हथियार भी नहीं थे, इनकी संख्या भी कम थी, कोई नेतृत्व नहीं था, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से इन लोगों ने फाइनली हार मान लिए थे। और फिर रजवाड़े अपने लड़ रहे हैं, सब कुछ अपने अपने, आदिवासी अपने लड़ रहे हैं अपने प्रॉब्लम की वजह से। सब लोगों में एक संगठन नहीं था, एक मीटिंग नहीं हुई थी, या फिर एक कोई योजना नहीं बनी थी। और फाइनली इसका परिणाम क्या हुआ? तो 1857 का परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। भले ही असफल हो गया था 1857 का क्रांति, लेकिन इसके बाद से ही क्या हुआ कि भारत में संवैधानिक कार्यक्रम और ढांचों की धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी, और वो जो होता है ना मंत्री परिषद, उसका भी गठन हुआ था। ब्रिटिश क्राउन का शासन इसके बाद प्रारंभ हो गया था, और भारतीय सेना में भारतीयों और अंग्रेज के सिपाही का अनुपात भी 4:1 से बदल करके 2:1 कर दिया गया था, क्योंकि उनको लगने लगा था कि आगे भी ये विद्रोह हो सकते हैं, इसलिए भारतीयों की संख्या क्या की गई थी? घटाई गई थी। और फिर जो उनके सपोर्ट में थे पंजाब के लोग और सिंधिया के लोग, उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने भर्ती कराया था, अपने सेना में कराया था। ठीक है, आगे है तीसरा कि गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय किया गया था। 4 है कि देसी रियासत के साथ मधुर संबंध स्थापित किए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर देसी रियासत एकजुट हो जाए ना तो, और उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी था कि अगर सिंधिया और होलकर हमारा साथ नहीं देते ना तो हम आज रात ही पूरा बोरिया बिस्तर समेत करके यहाँ से हमको भागना पड़ जाता। लेकिन कुछ धोखेबाज लोग तो होते ही हैं, भारत में तो हमेशा धोखेबाजों की मतलब रही है पूरा बोलबाला, तभी तो भारत हमेशा गुलाम रहा है। तो इसलिए देसी रियासत के साथ इनके मधुर संबंध उन्होंने स्थापित किया था, ताकि ये भी हमारे विरुद्ध या रुष्ट ना हो जाए। इसके अलावा 5 पॉइंट है कि भारतीयों को सिविल सेवा में भी बैठने का अनुमति इन लोगों ने दे दिया था, और फिर इसके बाद ही धीरे धीरे मंत्री परिषद बना था, और भारतीयों के लोगों को उसमें कानून बनाने के लिए सहभागिता भी दी गई थी। बिहार में प्रसार हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का क्या प्रसार हुआ था, कैसे। तो 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र बिहार भी बना था। 12 जून 1857 को, ये डेट याद करना है, 12 जून 1857 को देवघर जिले की रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष आरंभ हुआ था। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों ने संघर्ष करना शुरू किया था। इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, लेकिन विद्रोह विफल रहा। इस सैनिक विद्रोह में 3 भारतीय सैनिकों को फांसी दी गई थी। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पटना सिटी में विद्रोह शुरू हुआ था 3 जुलाई को, और इसका नेतृत्व कर रहे थे गुरहता मोहाला, जो कि पटना में नेतृत्व कर रहे थे 3 जुलाई को 1857 के। एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इनका नाम सबको पता है पीर अली का। इन्होंने भी ग्रहण किया और विद्रोह चौक थाना तक फैल गया।
तो इसका नेतृत्व गुरहता मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इन्होंने इसको ग्रहण किया और विद्रोह यह धीरे धीरे फैल करके चौक थाना तक फैल गया था। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लोथाल ने विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया था। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट थे लोथाल, इन्होंने विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया था, लेकिन अपने सिपाही सहित यह मारे गए थे। पटना के कमिश्नर टेलर, विलियम टेलर बहुत फेमस हैं, पूछता भी है क्वेश्चन, विलियम टेलर के द्वारा दमन का कठोर उपाय अपनाया गया और फिर फाइनली 19 जून को उसने पटना की 3 प्रतिष्ठित मुसलमान जो कि इसको चला रहे थे, मोहम्मद हुसैन, अहमद अल्लाह और एक और थे, वह पीर अली को धोखे से बंदी बना लिया गया। तो 3 मुसलमान जो मोहम्मद हुसैन, अहमद अल्लाह और पीर अली को धोखे से बंदी बना लिया गया और उस पर वहाबियों को सहयोग करने का आरोप भी लगाया गया था इन लोगों पे। और एक्चुअली बात सत्य ही था, ये वहाबियों को सपोर्ट कर रहे थे और इसलिए भी इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। उन्होंने पीर अली के दुकानों और घर को पूर्णतः ध्वस्त करवा दिया विलियम टेलर ने, और पटना वासियों को संदेश देने का प्रयास किया कि विद्रोह का परिणाम भयानक हो सकता है। उन्होंने कुल मिलाकर धमकाया। उसने 16 अन्य व्यक्तियों को भी मृत्यु दंड दिया था। विलियम टेलर ने मोहम्मद हुसैन, अहमद अल्लाह, देखिए ये नाम को याद करना, मोहम्मद हुसैन, अहमद उल्लाह और पीर अली, मोहम्मद हुसैन, अहमद उल्लाह और पीर अली। तो इन लोगों ने, इन तीनों लोगों ने, उसने के अलावा 16 और व्यक्तियों को भी उन्होंने मृत्यु दंड दिया और लोगों को आदेश दिया कि मतलब कोई भी इसमें पार्टिसिपेट ना करे। खाजे कला थाना के दरोगा थे, उनको इसलिए स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उसने विद्रोह पूर्व सरकार को सूचना नहीं दिया था। तो खाजे कला थाना के एक दरोगा थे, चूंकि इन्फॉर्म नहीं किए थे वो कि इन लोगों ने विद्रोह करने वाले हैं या फिर विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं, इसके वजह से इनको स्थानांतरित कर दिया गया था। कमिश्नर टेलर के आदेश पे पीर अली को भी फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस पीर अली ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में उसके उत्साह और शौर्य का वर्णन किया है। 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तो 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, इसलिए दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए और शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के साथ मिल गए। तो वो तो चलिए फिर पटना वाला तो कहानी खत्म हो गया कि पीर अली लोग को फांसी दे दिया। और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पीर अली की पुस्तक आवर क्राइसिस, ठीक, मतलब कि आवर क्राइसिस में पीर अली के बारे में वर्णन किया गया है। यह टेलर का था, विलियम टेलर का पुस्तक था आवर क्राइसिस, विलियम टेलर का पुस्तक है आवर क्राइसिस, उसमें इन लोगों का जिक्र किया गया है, ठीक, विलियम टेलर के पुस्तक आवर क्राइसिस में। 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने क्या किया था कि अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर देते। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी और इसलिए फाइनली जाकर के दानापुर में 3 रेजिमेंट थे जो सैनिक रेजिमेंट थे, इनको सैनिकों विद्रोही ये हो गए थे। और फाइनली ये जगदीशपुर जो कि आरा में पड़ता है, मतलब कि भोजपुर जिले में पड़ता है, वहाँ जाकर के कुंवर सिंह के साथ इन्होंने मिल लिए ये लोग और मिल करके उन्होंने विद्रोह किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन तिरहुत, सारण, चंपारण और पटना जिले में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और चूंकि ये मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल जिसमें कि चंपारण और ये सब आता है, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सब, तो इन एरिया में क्या किया, और सारण, चंपारण और पटना में चूंकि यहीं पे विद्रोह ज़्यादा पनप रहे थे तो इन जगहों पे मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोह भड़क उठा और इन जगह पे लागू हुआ, तब ऐसा नहीं है, भागलपुर में भी विद्रोह अगस्त में आते आते भड़क उठा था। विद्रोही गया पहुंच के तेकाली राज्य पर हमला कर दिया और जो विद्रोही थे वो गया पहुंच करके, गया जिला में टेकाली जो वहाँ पे क्षेत्र था उस समय, तो वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ से 10,000 रुपये लूट लिए थे इन लोगों ने।
तत्पश्चात क्या हुआ कि ये सैनिक फिर रोहतास और सासाराम के विद्रोहियों से जा मिले और वहां से मतलब कि भागलपुर वाले गए, फिर गया जाकर 10,000 रुपये लूटे टेकाली क्षेत्र से, और फिर वहां से भागते भागते ये रोहतास और सासाराम के विद्रोहियों जो कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में चल रहा था, इनसे भी जाकर के ये लोगों ने मिल लिया। ठीक, इस प्रकार राजगीर, बिहार शरीफ, गया क्षेत्र में भी विद्रोह धीरे धीरे अब क्या हुआ, आरंभ हो गया था। तो बाबू कुंवर सिंह को भी कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था, और जिस वजह से क्या हुआ कि जो विलियम टेलर थे वो बाबू कुंवर को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। उसने बाबू कुंवर सिंह को पटना आकर मुलाकात करने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अहमद उल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए उन्होंने पटना नहीं आने का निर्णय लिया। और बहुत ही अच्छा इनका निर्णय था वीर कुंवर सिंह का, क्योंकि बुला करके उन लोगों का तो मतलब था ही कि बुला करके विश्वासघात करो, मार दो। बाबू कुंवर सिंह ने लगभग 4,000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया और जिसकी संख्या बाद में बढ़कर 10,000 तक हो गई थी। तो बाबू कुंवर सिंह ने जब विद्रोह शुरू किया था तो मात्र उनके अंडर 4,000 सिपाही थे, लेकिन धीरे धीरे वो 10,000 हो गए थे, क्योंकि लोग आते गए, इनसे मिलते गए। मुजफ्फरपुर वाले लोग भी आके, दानापुर रेजिमेंट वाले मिल गए, फिर गया में जो लूटे टेकाली क्षेत्र में वो भी आके इनसे मिल गए, तो उनकी संख्या बढ़ती गई। उन्होंने जगदीशपुर में गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित कर लिया, और वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में गोला बारूद भी बनाने का कारखाना स्थापित कर लिया। उन्होंने सबसे पहले आरा पर कब्जा करके अनुशासन को स्थापित किया। और आरा पर नियंत्रण स्थापित करने का सरकार का यह पहला प्रयास विफल रहा, जबकि दूसरा प्रयास सफल रहा। तो चूंकि इन लोगों ने अपना पहला प्रयास में आरा पे इन लोगों का कब्जा था, तो अंग्रेज वहां पे अटैक किए, लेकिन वो पहले प्रयास में असफल हो गए थे, दूसरे प्रयास में फाइनल जाकर सफल हुए। जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया फाइनली सेकंड प्रयास में, और बाबू कुंवर सिंह के मंदिर और हवेली को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और बाबू कुंवर से अपने सैनिकों के साथ जंगलों में भाग गए, और इन लोगों ने दूसरे प्रयास में वहां पे अपना कब्जा जमा लिया, और बाबू कुंवर सिंह के हवेली और मंदिर को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे विद्रोहियों का उत्साह और बढ़ गया। ठीक, और इससे समस्त पश्चिम बिहार में उपद्रव फैल गया। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह की कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके लंबे समय तक संघर्ष करते रहे थे। जब कुंवर सिंह मतलब कि इनका देहांत हो गया, तो इनके भाई अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में छिप करके मोर्चाबंदी करके अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। कुंवर सिंह कालपी पहुंच गए और तात्या टोपे से उन्होंने जाके संपर्क करने का प्रयास किया। तत्पश्चात वह लखनऊ पहुंचे और कुंवर सिंह कालपी पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास तो बहुत कम सैनिक हैं, अंग्रेजों ने तो जगदीशपुर का कब्जा कर लिया है, तो वो तात्या तोपे से जाके, क्योंकि झांसी की रानी और तात्या तोपे इन लोगों ने भी तो विद्रोह कर रहे थे लोग भी, तो वो तात्या तोपे से हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंच गए और कालपी से जा करके वहां लखनऊ पहुंचे। और अवध के नवाब, जो लखनऊ के नवाब होते हैं, उन्हें सम्मान एवं सहयोग दिया और उनको थोड़ा सा सहयोग भी मिला वहां से। अवध के नवाब ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिले के लिए फरमान दिया गया अवध का लखनऊ के नवाब के द्वारा। तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया और फाइनली उन्होंने, क्योंकि जगदीशपुर तो इनके हाथों से निकल गया था, तो ये इनको आजमगढ़ मिला। लखनऊ के नवाब के द्वारा इन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित कर दिया और फाइनली लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का कड़ा आदेश दे दिया कि आजमगढ़ में इनके अटैक की वजह से या फिर इनका अपना सत्ता काबिज करने की वजह से जो लॉर्ड कैनिंग थे, उस समय के तत्कालीन अंतिम मतलब गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, तो इन्होंने क्या किया कि इनको मारने का आदेश दे दिया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद तो बलिया के पास यहाँ पे इन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ। आजमगढ़ किले के लिए बलिया जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ पे वीर कुंवर सिंह और फिर अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें कि इन्हें जीत मिली थी, लेकिन उसमें ये बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए थे, मतलब इनको चोट लग गई थी। और फिर वहाँ लौटने के प्रयास में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन
कैप्टन ली ग्रांट को उन्होंने बुरी तरह पराजित किया। और उसके बाद फिर वहाँ से युद्ध करने के बाद वो रिटर्न आ रहे थे, जगदीशपुर की तरफ आ रहे थे। और जगदीशपुर आकर के क्योंकि इनके हौसले अब बुलंद हो चुके थे ना, तो ये वापस आ रहे थे अपना जगदीशपुर लेने के लिए। तो 23 अप्रैल 1858 को वो कैप्टन ली ग्रांट से और उनको बुरी तरह से पराजित किए। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि ये घायल हो गए थे और फाइनली जाकर के 3 दिन के बाद ये इनको वीर गति प्राप्ति हुई थी 26 अप्रैल को। ठीक है, 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को ये वीर गति प्राप्त हो गए थे। तो लेकिन इनको हरा दिए थे। ठीक, अपना फिर से जगदीशपुर वापस ले लिए थे। अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। इनके मृत्यु के बाद अमर सिंह संघर्ष को आगे बढ़ाए, जो कि इनके भाई थे कैमूर के पहाड़ियों में छिप के शाहाबाद जिले में उनका नियंत्रण बना रहा अमर सिंह का। ठीक, 18 नवंबर 1858 को इसी क्षेत्र में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और फाइनली कुछ ही दिनों में, मतलब कि अप्रैल का ही बात था, 4-5 महीने में फिर से वापस अंग्रेज आए और ये अपना अधिकार फिर से जमा लिया। महारानी विक्टोरिया के क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और बाबू अमर सिंह सहित 14 विद्रोहियों को क्षमादान के प्रावधान से पृथक रखा गया। जो विद्रोही थे 14 विद्रोही, उन लोगों को क्षमादान से पृथक रखा गया। बाकी लोगों को जब क्राउन के हाथे, विक्टोरिया के हाथे 1858 में चला गया था शासन, तो क्षमादान के तहत बाकी लोगों को क्षमा कर दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे वहां भी शांति की स्थापना हो गई थी। और इसी के साथ ये हम लोग का 1857 का क्रांति मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ लिए, समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।